स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज दोस्तों मैं आपको समावेशी शिक्षा के बारे में बताऊंगा और इसमें ये कंप्लीट नोट्स है। ठीक है दोस्तों, ये आप पेपर और पेन लेकर बैठिए और ये आप लिख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये इसी में से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी होंगे और आने वाले वीडियो में इसी से रिलेटेड और भी अगर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है दोस्तों, और वो भी हम अपलोड करेंगे। ये समावेशी शिक्षा का पहला पार्ट है। ठीक है, और भी क्वेश्चन होंगे जो हम आपको वन लाइनर में देंगे। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समावेशी शिक्षा देखते हैं। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है? समावेशी शिक्षा का तात्पर्य विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक की समस्त सामान्य बालक के साथ बैठकर सामान्य रूप से पढ़ाना, ताकि सामान्य बच्चों और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में कोई भेदभाव ना रहे। ठीक है दोस्तों, दोनों तरह के विद्यार्थी एक दूसरे को ठीक से समझते हुए आपसी सहयोग से पठन पाठन का कार्य कर सकें। ठीक है दोस्तों, ये क्या है कि समावेशी शिक्षा में क्या है कि अलग अलग तरह के अलग अलग बालक होंगे। ठीक है, जिसमें कुछ विशिष्ट बालक होंगे, अपवंचित बालक होंगे, वो सब साथ में बिठा के पढ़ाएंगे, जिससे वो उनका एक दूसरे से उनका मेल मिलाप बढ़े, जिससे वो पठन पाठन करने में आसानी होने। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, दुबे कहते हैं शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। मतलब उनकी जो भी योग्यता होगी उसी हिसाब से, जितना उनका मानसिक स्तर होगा उसी हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में उन्हें शिक्षा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, उनका ये कहना है। शैक्षिक समावेशन की विशेषताएं। शैक्षिक समावेशन की पहली विशेषता है, शैक्षिक समावेशन की प्रणाली प्रतिभाशाली व सक्षम दोनों तरह के छात्रों के लिए होती है। मतलब जो समावेशी शिक्षा की प्रणाली होती है वो प्रतिभाशाली बालक के लिए भी होती है और सक्षम बालक जो सामान्य बालक होते हैं, ठीक है दोस्तों, उनके लिए भी होती है। इस विधि में छात्रों की योग्यता और मानसिक स्तर का विशेष ध्यान रखा जाता है। उनकी योग्यता और मानसिक किस मानसिक स्थिति में, उन सभी का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, जो बालक सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते हैं उन छात्रों को शैक्षिक समावेशन विधि द्वारा शिक्षित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे देखते हैं शैक्षिक समावेशन के उद्देश्य। शैक्षिक समावेशन के उद्देश्य पहला देखते हैं, शैक्षिक समावेशन विधि के द्वारा विशेष शिक्षण योजना तैयार कर अध्यापक अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक से कर सकेंगे। मतलब शैक्षिक समावेशन की जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में क्या, अगर ये सिस्टम बना दिया जाए शैक्षिक समावेशन का, और भारत में ये समावेशन पहले से ही चल रहा है, ठीक है, तो इससे क्या है, अध्यापक ना जो योजना बनाएंगे, योजना तैयार करेंगे, उनका एक दायित्व बन जाएगा कि इस तरीके से हम लोग इस बालक के ऊपर कैसी शिक्षा देनी है, किस तरीके का हम लोगों को काम करना है। ठीक है, नहीं तो अध्यापक भटक जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं, शैक्षिक समावेशन के द्वारा विद्यालय में एक समावेशी वातावरण का सृजन किया जा सकता है। अगर शैक्षिक समावेशन है, मतलब सभी बालक एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, पढ़ रहे हैं एक ही साथ, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक समावेशी वातावरण का सृजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें कोई भी अछूता नहीं रहेगा, अजीब सा नहीं लगेगा कि नहीं प्रतिभाशाली बालकों का स्कूल अलग है, ऐसा नहीं है। मतलब सभी लोग साथ में पढ़ रहे हैं, सामान्य बालक भी पढ़ रहे हैं, अपवंचित भी पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से सभी। ठीक है, तीसरा देखते हैं, इस विधि के द्वारा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित छात्रों की पहचान की जा सकती है। ठीक है, इस विधि से क्या होगा कि सब लोग सब साथ में बैठेंगे तो पता चल जाएगा किस में कौन सी कमी है। किसी में शारीरिक कमी होती है, किसी में मानसिक कमी होती है, कोई आर्थिक तंगी से परेशान होता है, कोई वंचित बालक होता है, ठीक है, जो घर से बाहर उन्हें मतलब किसी भी तरीके की शिक्षा नहीं दी जाती है, या फिर
कोई शारीरिक होता है तब वंचित होता है, ठीक है। वंचित कई तरीके के होते हैं, वंचित जो छात्र होते हैं तो वंचित छात्रों की पहचान की जा सकती है और उनकी उचित देखभाल की जा सकती है, ठीक है। अब उसी में ही एक स्टेप बढ़ते हैं विशिष्ट बालक, ठीक है। विशिष्ट बालक पढ़ाएंगे दोस्तों, और विशिष्ट बालक के बाद दूसरा जो पार्ट होगा उसमें क्या है, प्रतिभाशाली बालक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो विशिष्ट बालक में क्या है, बाल विकास के अनुसार बालकों को 2 प्रकार का माना गया है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं, एक सामान्य बालक है और एक विशिष्ट बालक है, ठीक है। और विशिष्ट बालकों में ही अलग अलग तरीके के और भी आ जाते हैं, विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली बालक भी आ जाते हैं, ठीक है। तो विशिष्ट बालक और सामान्य बालक लेकर ही चलेंगे, और फिर विशिष्ट बालक से ही निकलते निकलते और भी बालक बनेंगे, ठीक है। तो सामान्य व विशिष्ट बालक, इन विशिष्टता के क्रम में प्रखर बुद्धि वाले बालकों से लेकर मानसिक रूप से असक्षम बालकों को रखा गया है, ठीक है। इसमें खुद ही लिखा हुआ प्रखर बुद्धि वाले बालक भी होते हैं और मानसिक रूप से असक्षम बालकों को ही रखा गया है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक ने देखा है कि 2 बालक कभी सामान्य नहीं होते, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकतर विद्यार्थी समूह औसत से भिन्न होते हैं। मतलब जितने भी ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं वो समूह उनका औसत से भिन्न रहता है। मतलब जो भी बच्चे होंगे, मतलब जितने भी समूह के लोग होंगे वो समूह के लोग एक जैसे लगभग दिखाई देंगे, ठीक है। उनमें भी कई कमियां होंगी, ठीक है, लेकिन जो भी होगा अलग अलग, जितने भी इस दुनिया में बालक होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि विशिष्ट बालक वह है जो उन बालकों से जो कि शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक या सामाजिक गुणों से औसत या भिन्न होते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से, जैसे शारीरिक तरीके से वो शारीरिक तरीके से वो अलग हो सकता है, मानसिक तरीके से वो अलग हो सकता है, संवेगात्मक तरीके से वो अलग हो सकता है, सामाजिक गुणों से वो औसत या भिन्न हो सकता है, अलग हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं सामान्य व विशिष्ट बालक में अंतर। सबसे पहले सामान्य बालक का देखेंगे। सामान्य बालक क्या है, शारीरिक बनावट रखते हैं। सामान्य बालक क्या करते हैं, शारीरिक बनावट रखते हैं और सामान्यतः खिलाड़ी शरीर के होते हैं, ठीक है। विशिष्ट बालक क्या होते हैं, विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से खराब बनावट, जैसे पोलियोग्रस्त वाले होते हैं, पतले होते हैं, अधिक लंबे होते हैं, लंबे सिर वाले होते हैं, मोटे शरीर वाले होते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं अंतर, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि जो होती है वो 90 से 110 होती है, ठीक है। लेकिन विशिष्ट बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है 0 या 10, मतलब 0 से शुरू होती है, 140 या इससे अधिक जा सकती है, या 10 से शुरू होती है 10 और 140 या इससे अधिक हो सकती है इनकी बुद्धि लब्धि। मतलब ये मंद बुद्धि भी हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा होशियार भी हो सकते हैं विशिष्ट बालक, ठीक है। तीसरा देखते हैं, सामान्य बालक कक्षा में पढ़ाई वह बताई बातों को सही से समझ लेते हैं। मतलब सामान्य बालकों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्लास में अच्छे से वो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। आराम से घर पे चले जाते हैं, खाते पीते सो जाते हैं, ठीक है। ये मतलब सामाजिक तौर पे थोड़े से घुलनशील होते हैं। विशिष्ट बालक कक्षा में पढ़ाई या बताई बातों को या तो जल्दी याद कर लेते हैं या फिर बार बार समझने में इन्हें कठिनाई महसूस होती है, ये सीख नहीं पाते हैं। चौथा देखते हैं दोस्तों, सामान्य बालक अपने साथियों के साथ भलीभांति प्रकार से समायोजन कर लेते हैं। मतलब सामान्य जो बालक होते हैं वो सामाजिक रूप से समायोजन कर लेते हैं, वो आसपास के लोगों के साथ व्यवहारिक रूप से वो एक साथ घुलने मिलने लगते हैं, ठीक है। विशिष्ट बालक अपने समूह के साथी समूह के साथ समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। मतलब साथ में जो होगा उसके बगल में जो बैठा होगा उस बच्चे के, उसमें थोड़ा सा मेल मिलाप करने में उन्हें कठिनाई महसूस होगी। पांचवा देखते हैं दोस्तों, सामान्य बालक आशावादी होते हैं, ठीक है, और जीवन को व्यवहारिक ढंग से जीने की इच्छा रखते हैं। मतलब आशावादी होते हैं, कोई निराशावादी नहीं होते हैं। विशिष्ट बालक अति आशावादी होते हैं या फिर वह घोर निराशावादी होते हैं। मतलब ये तो अगर प्रतिभाशाली बालक होगा तो आशावादी होगा, ठीक है, और अगर थोड़ा सा मंदबुद्धि टाइप का होगा तो निराशावादी भी हो सकता है। ये व्यवहारिक नहीं माने जाते हैं, ठीक है।
विशिष्ट बालकों के प्रकार, इन्हें 6 श्रेणियों में रखा गया है। पहली श्रेणी है दोस्तों बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, मतलब बुद्धि से भिन्न बालक, ठीक है। ऐसे समस्त बालक जो मानसिक रूप से पिछड़े हैं, सीखने में अयोग्य हैं और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, प्रतिभावान हैं या फिर सृजनात्मक हैं, बौद्धिक रूप से भिन्न बालक कहलाते हैं, ठीक है। मतलब कि सीखने में अयोग्य होते हैं, बौद्धिक रूप से क्या है, कोई भी चीज़ उन्हें सिखाई जाती है तो वो अयोग्यता महसूस करते हैं, वो सीख नहीं पाते हैं जल्दी। शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं, मतलब या तो उनकी शिक्षा बहुत लेट शुरू हुई होती है, ठीक है, या फिर वो जिस क्लास में, जैसे क्लास 5th में है तो वो 5th वाला भी नहीं लगा पाते हैं, 4th वाला भी क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो पिछड़े होते हैं। प्रतिभावान होते हैं, या तो वो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, वो 5 में होगा तो 6 वाला क्वेश्चन लगा लेगा, या बहुत ज़्यादा अच्छे हों 6 वाला लगा लेगा, 5 वाला तो लगा ही लेगा। या फिर सृजनात्मक होते हैं, मतलब किसी क्रिएटिविटी होती है उनके अंदर, ठीक है, कोई भी कला किसी भी चीज़ में वो अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। बौद्धिक रूप से भिन्न बालक होते हैं, ठीक है। शारीरिक रूप से भिन्न बालक कौन से होते हैं, बीमारी है, ठीक है, श्रवण क्षति है, नेत्र क्षति है, मतलब नेत्र में कोई कमी आ गई, सुनने में कोई कमी आ गई, कोई बीमारी उन्हें लगी हुई है, ठीक है, ये जन्म से भी हो सकता है, ठीक है। आदि बहुल्य विकलांगता होती है, जैसे पोलियो वोलियो होता है, आदि शरीर से संबंधित दशाएं बालक को सामान्य बालक से शारीरिक रूप से भिन्न बना देते हैं, ठीक है। शारीरिक क्षति से प्रमुख कारण निम्न प्रकार है। शारीरिक क्षति के जो प्रमुख कारण है वो कौन कौन से हैं। जन्म में से क्षति होना, ठीक है, जन्म जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसमें कोई भी क्षति हो सकती है, ठीक है, आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, तुतला सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जन्म के उपरांत चोट, मतलब जन्म के बाद कोई चोट लग गई, कोई गिर गया, ठीक है, तो उसके बाद जैसे मतलब जब वो कोई भी बच्चा 1 साल का है, 2 साल में कोई भी चोट लग जाए, ठीक है, उस तरीके से भिन्नता आ जाती है, हैं। अनुवांशिक कारण भी होते हैं, जैसे माता पिता को कोई बीमारी हो सकता है कि बच्चे में भी आ जाए, ठीक है। मौखिक संचार से भिन्न बालक, मौखिक संचार से भिन्न बालक, मतलब कि बोलने बालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं ये, ठीक है। इसके अंतर्गत बालकों में किसी प्रकार का बोलने में दोष होता है, जैसे हकलाना, तुगलाना आदि, ठीक है। इस श्रेणी में आने वाले बालकों की एक प्रमुख समस्या होती है, वह लोग अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, मतलब जब बोल ही नहीं पाएंगे, हकलाएंगे या तुतलाएंगे तो वो शर्माएंगे भी, उस चीज़ में झिझकेंगे, तो वो अपनी बात को भी सही तरीके से नहीं रख पाएंगे, ठीक है। इसी कारण निम्न प्रकार से परिणाम सामने आते हैं, कौन कौन से दोस्तों। सीखने में मंद गति, ठीक है, जब वो किसी भी चीज़ को अपनी बात को कह नहीं पाएंगे, तो कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाएंगे, तो वो सीखने में भी थोड़ी सी उनकी गति मंद हो जाती है, ठीक है। पिछड़ापन, ठीक है, किसी भी मतलब को उसके साथ का कोई हकलाता या तुतलाता कोई बच्चा है और उसके साथ का जो सामान्य बालक है वो आगे निकल जाएगा, इन्हें थोड़ा सा मतलब कठिनाई होगी, ठीक है। व्यक्तिगत संबंधित दोस्त, मतलब जो भी इनके पर्सनल प्रॉब्लम होती है, इनके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। संवेगात्मक रूप से अव्यवस्थित होते हैं, ठीक है, मतलब इनकी मानसिक स्थिति, सोचना विचारना इस तरीके से, ठीक है। चौथा देखते हैं मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक। इस श्रेणी के अंतर्गत संवेगात्मक रूप से परेशान कुसमायोजित बालक होते हैं। कुसमायोजित मतलब समाज में मतलब फिट ना बैठने वाले बालक होते हैं, समाज में फिट नहीं बैठते हैं वो वाले बालक, ठीक है। जैसे चोरी करना भी इसमें आ जाता है। जैसे सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, सहयोगियों के समाज के भिन्न सदस्यों के नियमानुसार वह सहज ढंग से अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके कारण वे सामाजिक रूप से स्वीकृत विचारों एवं गुणों को सीखने में वंचित रह जाते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी अगर उनमें कमी आ रही है, कुछ समायोजित जो बच्चे होते हैं जो नहीं उसमें फिट बैठ पा रहे हैं, तो क्या वो चीज़ों को जो समाज में चल रही हैं, उनकी विचारधाराएं जो समाज में चल रही हैं, उनको वो सीख नहीं पाते हैं, ठीक है। जब वो सीख नहीं पाएंगे,
तो उसका परिणाम क्या होता है, या तो उनको चरित्रहीन बन सकते हैं, उनके व्यक्तित्व में उनकी पर्सनैलिटी ख़राब हो सकती है। ठीक है, उनकी कार्यप्रणाली बिल्कुल ठीक नहीं होगी, सुबह खाएंगे शाम को खाएंगे, कोई पता नहीं है। ठीक है, और व्यवसाय में देखने को मिलते हैं, और ये सारी चीज़ें क्या उनके व्यवसाय में देखने को मिलती हैं कि जो भी वो करते हैं। ठीक है, पांचवा देखते हैं सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक। सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक कौन से होते हैं? बालकों में भिन्नता, अधिगम, असुविधा युक्त और सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक तथा वंचित बालक होते हैं। मतलब ये बालक ऐसे होते हैं कि सांस्कृतिक रूप से, मतलब किसी भी, जैसे कोई कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो इन सभी में क्या है, ये ना आगे बैठ के ये लोग कोई किसी कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से वंचित बालक है, इन्हें कोई साथ में बिठाएगा नहीं। तो इस तरीके से सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक होते हैं। वंचन के आधार पर, वंचन वही है वंचित बालक। ठीक है, इसके आधार पर बनने वाले 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? सामाजिक बालक होते हैं, जो सामाजिक रूप से वंचित बालक होते हैं, मतलब सामाजिक रूप से वंचित बालक। ठीक है, जिसमें जैसे कि उन्हें आर्थिक रूप से, मतलब तंगी के कारण, जैसे आर्थिक बालक हो गए। ठीक है, जैसे शैक्षिक बालक हो गए। मतलब शैक्षिक बालक में वंचित बालक क्या हो गया कि मतलब उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो वो और बच्चों से नहीं घुल मिल पाएंगे, तो वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे बालक। जैसे आर्थिक बालक होते हैं, आर्थिक बालक कैसे? जब रुपये नहीं है तो उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही। सामाजिक बालक होते हैं जो से ठुकराए हुए, समाज से ठुकराए हुए वंचित बालक होते हैं। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। अपवंचित वर्ग के बालक, मतलब अपवंचित वही है वंचित, एक ही बात है, वंचित और अपवंचित। ठीक है, समाज में कुछ ऐसे बालक हैं जो सामाजिक, मानसिक और आर्थिक व शारीरिक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बालक होते हैं जो सामाजिक, मानसिक और आर्थिक, शारीरिक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। ठीक है, ऐसे बालक हमेशा अभावग्रस्त रहते हैं। ऐसे बालकों को अपवंचित वर्ग में रखा जाता है। इस संबंध में अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं। कौन कौन से? गार्डन के अनुसार कौन सा है? वंचित होना बाल जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। मतलब कोई भी बच्चा अगर वंचित है, ठीक है, उसके जीवन में कोई भी उद्दीपक वाली कोई चीज़ हो रही है, जैसे उसे शिक्षा मिलने वाली है या पैसा आने वाला, कुछ भी हो, कुछ भी अच्छा होने वाला, तो जो भी अच्छा होने वाला उसकी न्यूनता रहती है, अच्छा होता ही नहीं है। वंचित होना बाल जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। ठीक है, श्रीमती R.K. शर्मा के अनुसार क्या है? सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े आवश्यक एवं अपेक्षित उद्योगों का अभाव ही वंचन। ठीक है, मंचन की जगह वंचन है, अभाव ही वंचन है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े आवश्यक अपेक्षित उद्योगों, मतलब जितने भी सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े हुए लोग हैं, सामाजिक, आर्थिक, जो भी आर्थिक से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनका जो अभाव है, ठीक है, रुपए पैसे वाला, ठीक है, उनका जो अभाव है वही वंचन है, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो शिक्षा नहीं मिल पाएगी। ठीक है, और अगर किसी को कोई भी क्रिएटिविटी है उसके अंदर और वो उस चीज़ को, उसके पास साधन नहीं है, सुविधा नहीं है कि वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहे, तो वो नहीं बढ़ा सकता है। ठीक है, यही वंचन है। इनका यह भी कहना है कि वंचित बालकों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, इनका क्या कहना है? वंचित बालकों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाता है। जो भी मतलब एक्सपेक्टेड मतलब सफलता है वो नहीं मिल पाती है। ठीक है दोस्तों, अब वंचित वर्ग को ध्यान में रखकर बालमैन का कहना है कि वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा को व्यक्त करता है। वंचित होने का मतलब ही ये है, अगर किसी को शिक्षा नहीं मिल पा रही है किसी बच्चे को, तो इसका मतलब है कि वो वंचित बालक है। ठीक है, उसका जीवन जो है वो निम्न दशा वाला है। ठीक है, निम्न स्तरीय जीवन है। ठीक है, जो कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है।
ठीक है, वो किसी भी चीज़ में भाग नहीं ले सकते हैं अगर वो शिक्षित नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा आप भी अपने आसपास देखिए कि कोई भी अगर शिक्षित नहीं है, ठीक है, तो वो किस तरीके से कुछ चीज़ों में वो पीछे हट जाता है या रह जाता है। ठीक है, तो यही सब है। रथ हैं, वीएन दास हैं और आर दास हैं ने वंचित बालक के 3 लक्षण बताए हैं। कौन कौन से? बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, मतलब कि बुद्धि का जो विकास होता है उनमें वो ह्रास होता रहता है। शैक्षिक उपलब्धि में ह्रास होता रहता है, मतलब ये जो वंचित बालक हैं, ज़रूरी नहीं है आज थोड़ा बहुत पढ़ लिया, हो सकता फिर कभी ना पढ़ें। शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से असमापन होता है। शैक्षिक रूप से एक तरीके से समापन ही हो जाता है बिल्कुल ही, इसमें किसी भी तरह का कोई वो नहीं रहता। अपवंचित वर्ग की समस्याओं का समाधान। अब जो भी वंचित वर्ग के बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती है, ठीक है, और वो शिक्षा आर्थिक रूप से भी हो सकती है, सामाजिक रूप से भी हो सकती है, या फिर आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया और सांस्कृतिक हो गया। ठीक है, इनकी कमी से जो शिक्षा नहीं मिल पाती है, और उनका समाधान के लिए क्या है, माता पिता या अभिभावकों को उचित ढंग से शिक्षित किया जाए। माता पिता या अभिभावकों को उचित ढंग से शिक्षा, अगर माता पिता शिक्षित होंगे तो वो अपने बच्चों को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि चलो बेटा तुम भी जाओ स्कूल, ठीक है, और पढ़ो। लेकिन अगर माँ बाप ही शिक्षित नहीं होंगे तो वो अपने बच्चों को भी नहीं भेजेंगे स्कूल। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है समाधान का कि माता पिता को और जो भी उनके अभिभावक हैं उन्हें शिक्षित किया जाए। ठीक है, समावेशी शिक्षा से अभिभावकों की संकीर्णता, रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वास आदि को समाप्त किया जा सकता है। अब समावेशी शिक्षा से क्या है, जो भी अभिभावक हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई अभिभावक है, वो अपने समय में समावेशी शिक्षा मिली है तो वो अपने बच्चों को किसी भी तरीके से रोकेगा नहीं। जैसे शारीरिक रूप से कोई विकलांग व्यक्ति है तो वो जो समावेशी शिक्षा ले चुका है वो विकलांग वाले बच्चे के साथ आराम से अपने बच्चे को बिठा सकता है। ठीक है, जैसे कोई हगलाता है या तुतलाता है, ठीक है, तो वो भी अपने बच्चे को, जो दूसरा सही है, सामान्य बालक है, वो अपने बच्चे को क्या है, उनकी जगह उनके साथ बैठा सकता है, पढ़ा सकता है। इसलिए समावेशी शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, अगर कोई समावेशी शिक्षा में नहीं, कोई अभिभावक नहीं जानता है इस बारे में, ठीक है, तो वो अपने बच्चों को, उन बच्चों से जो वंचित बालक हैं या फिर शारीरिक रूप से वंचित बालक हैं या आर्थिक रूप से वंचित बालक हैं, चलो वंचित बालक तो छोड़िए, जो भी मतलब प्रतिभाशाली वैसे बालक हैं जो औसतन बालक हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि या 10 से लेकर 50 होती है, 80 होती है, ठीक है, 70 तक होती है। ठीक है, तो अगर ऐसे हैं तो उनके साथ वो गुरेज नहीं, आराम से बिठा सकते हैं। नहीं तो वो अगर समावेशी शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो नहीं बिठाएंगे। ठीक है, बस यही था मेरा मतलब, तो थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए तीसरा देखते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बालकों को शैक्षिक समावेशन प्रक्रिया के तहत शिक्षित करने का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, ताकि वे अपने अहम संबल को समझें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी बने। ठीक है, अब देखो, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को आरक्षण तो मिलता ही है इसी वजह से कि वो शिक्षित हो सकें। ठीक है, अगर इन्हें पूर्णतः शिक्षित नहीं हो पाएंगे ये लोग, ठीक है, तो वो देश की तरक्की में हाथ भी नहीं बटा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि देश में की तरक्की में बहुत बड़ा हाथ लगा सकता है कि वो तरक्की कर सके। ठीक है, लेकिन अगर इन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती है तो फिर ये उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, इसलिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को भी शैक्षिक समावेशन की प्रक्रिया के तहत शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, चौथा देखते हैं, शैक्षिक समावेशन के द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण का उचित प्रबंधन करना चाहिए ताकि वे बालकों को उचित ढंग से शिक्षित कर सकें, उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता दे सकें।
ठीक है। मतलब शिक्षकों को प्रशिक्षण देना चाहिए किस तरीके के से उन्हें डील करना है, ठीक है, जिससे वो बच्चे आत्मनिर्भर बन सकें, ठीक है। पाँचवा देखते हैं, वंचित वर्ग के बालकों के लिए अतिरिक्त शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। जो वंचित वर्ग के बालक हैं तो क्योंकि वो और बच्चों से पीछे हैं, इसलिए उन्हें और ज़्यादा अच्छे से मतलब और ज़्यादा हो ऐसे समझ लीजिए जैसे स्कूल का टाइम चल रहा है 7 से 12 बजे तक या 8 से 12 बजे तक का चल रहा है, तो उन्हें 12 से एक एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाए कि जैसे ट्यूशन के लिए कुछ भी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ दे दी जाए किसी भी तरीके से, ठीक है। तो उन्हें सामान्य बालक के बराबर लाने के लिए जो भी भरसक प्रयास किए जाएँ वो होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसमें कहा है कि वंचित वर्ग के बालकों के लिए अतिरिक्त शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनकी शिक्षा में और अधिक सुधार किया जा सके। समावेशी शिक्षा में भाषा का महत्व देख लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विद्यालय में बालकों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए ताकि पाठ्यक्रम संबंधी उनके लिए बहुत आसानी से समझने योग्य हो सके। मतलब उनकी जो शिक्षा है, जैसे कोई बच्चा है उन्हें अपनी खुद की मातृभाषा, अब पता चले कि कोई बच्चा है वो बोलता है हिंदी में, ठीक है, अब उसे इंग्लिश में कोई टीचर आके बोलने लगे तो उसे नहीं समझ में आएगा, उस चीज़ को वो आगे नहीं पता कर पाएगा कि क्या कैसे करना है, कैसे समझना है, ठीक है। तो क्या है, मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। एक विद्यालय में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा बोलने वाले छात्रों के होने पर विद्यालय प्रबंधन की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे उन बच्चों की समस्याओं का निराकरण उनकी मातृभाषा में करें, ठीक है। मान लो कोई भी समस्या हो गई, भिन्न भिन्न बालक बैठे हुए हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग मानसिक स्थिति के बालक बैठे हुए हैं, ठीक है। कोई प्रतिभाशाली बालक बैठा हुआ है, ठीक है, कोई औसतन बालक बैठा हुआ है, सामान्य बालक बैठा हुआ है, तो क्या है कि उनमें कोई समस्या पैदा हो गई। अब उनको क्या है कि आप अपनी लैंग्वेज में समझा रहे हैं, ठीक है, और वो अलग अलग हैं, कोई तमिल बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, ठीक है, और आप समझाने लगे जाके हिंदी में, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो उन्हें क्या, कन्नड़ वाले को कन्नड़ समझानी पड़ेगी, हिंदी वाले को हिंदी में समझाना पड़ेगा, ठीक है ना, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में समझाना पड़ेगा, बस यही है मतलब इसका। सुविधाजनक भाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने से शिक्षक व छात्र में उचित तालमेल बैठेगा और पठन पाठन सही तरीके से ही हो सकेगा। मतलब जो भी सुविधाजनक भाषा है, जो भी वो बोल सकता है, ठीक है, उससे क्या तालमेल बैठेगा और अच्छे से पठन पाठन होगा। मतलब जो पढ़ेगा उसे समझ में आएगा, आगे तरक्की होगी, बस यही है। समावेशी शिक्षा में धर्म का महत्व समझ लेते हैं, ठीक है। धर्म मनुष्य को आचरण, सदाचार, सत्य, असत्य जैसे तत्वों का ज्ञान कराता है। धर्म के द्वारा ही व्यक्ति अनैतिक व भ्रष्टाचार से दूर रहता है। मतलब अनैतिक नहीं हो पाता है, ठीक है, उसके अंदर नैतिकता रहती है जब वो धर्म का अनुसरण करता है, भ्रष्टाचार नहीं करता है, ठीक है। तो यही सब है, सत्य बोलता है, आचरण करता है, इज्जत करता है, तो सदाचार करता है, ठीक है, असत्य नहीं बोलता है। तो क्या है, एक शिक्षक को भी मनुष्य के वास्तविक अर्थ को समझना चाहिए तथा धर्म के द्वारा मानव जीवन के किन किन क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। मतलब कि कोई भी शिक्षक है, ठीक है, धर्म के वास्तविक अर्थ को उसे समझना चाहिए कि ठीक है कि उसका मतलब क्या है। अब ये नहीं अपनी पीपनी बजाने लगे कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ठीक है, कोई मुस्लिम है वो भी कहने लगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हिंदू कहने लगा, हिंदू वाला टीचर कहने लगा कि नहीं बच्चों, नहीं इसमें ऐसा ही करना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से ये अपनी पीपनी नहीं बजानी चाहिए, धर्म का मतलब समझिए और सभी धर्मों में एक ही जैसा सिस्टम है, ठीक है। तो वो उसी हिसाब से और दूसरों के धर्म की इज्जत भी करनी चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से उन्हें बताना चाहिए कि सत्य बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, नैतिकता दिखानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से है।
विद्यालय में एक शिक्षक को धार्मिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना सभी बालकों बालिकाओं को उचित ढंग से शिक्षित करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि किसी भी भेदभाव बिना, ठीक है, अपने प्रशिक्षक क्या सोचता है, उसकी पर्सनल थिंकिंग क्या है, उन सभी को दूर रखते हुए, ठीक है, बालकों को बालक बालिकाओं को क्या है उचित ढंग से शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, जो वाकई में धर्म के अनुसार है। ऐसा नहीं है कि वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि अपना अपना मतलब करना, क्योंकि वहाँ पे जो बालक बैठे हुए हैं वो सभी तरह के बैठे हुए हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न तरह के बालक बैठे हुए हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति से लेकर ऊपर जितने भी उच्च कोटि के बैठे हुए हैं वो सभी बैठे हुए हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो वो उच्च कोटि के नहीं है, मतलब जो भी मतलब सामाजिक व्यवस्था बनाई गई उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी पहली पहचान धर्म से होती है। धर्म के बाद यह निर्धारित होता है कि वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी में किस धर्म का है। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके बाद दोस्तों एक पार्ट आएगा, फिर दूसरा भी आ सकता है। ठीक है, मतलब 3 पार्ट हो जाएंगे मेरे ख्याल से इसके। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और पेपर पेन लेके बैठिए, और ये पूरा है कंप्लीट नोट से, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।